हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई सीसेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। आना चाहिए, तो ऐसे ए नहीं होगा, यहाँ एन लिख लेना, इंग्लिश वाले एन ऑक्टागन। ठीक है। अष्टभुज के शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? अब ये देखो, ऐसा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है आप, है ना। जैसे आप लोग ये देखो नोटिस करके, क्या किसी त्रिभुज में कोई विकर्ण खींचा जा सकता है? कि त्रिभुज के अंदर कुछ नहीं होता। त्रिभुज के अंदर क्या होता है? तीन भुजाएं इस तरीके से बनी होती है। ठीक है। क्या विकर्ण कहीं खींचेगा? नहीं खींच सकता। पहले विकर्ण की शुरुआत होती है चतुर्भुज जब स्टार्ट होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल जब बनता है तब विकर्ण खींचने स्टार्ट होते हैं। विकर्ण जानते हो ना, बीच में इस तरीके से हम मिला दें तो ये विकर्ण है। ठीक है, ये विकर्ण है। इस तरीके से मिला दिए जाए तो ये विकर्ण है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि आप भाई यहाँ पे ऑक्टागन का निर्माण करिए, ऑक्टागन बनाइए। ऑक्टागन बनाने के बाद अष्टभुज जिसको बोलते हैं, सम अष्टभुज की बात क्या कर रहा है वैसे, अष्टभुज की बात कर रहा है, तो उसको बनाओ, उसमें विकर्ण खींचो। समझ रहे हो मेरी बात? जो कि एक सही तरीका नहीं पड़ेगा हम लोगों के लिए। ठीक है। अष्टभुज वैसे बनेगा कैसे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। आप ये सोच रहे हो कि अष्टभुज कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनेगा। देख लेते हैं। ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है ना, इस तरीके से अष्टभुज का निर्माण होता है। तो ये सारी भुजाएं बन जाती है उसकी। ठीक है। इस तरीके से मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इनके शीर्षों को मिला के कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं, ये इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए भाई तुम लोग मेरी राय मानो, एक फॉर्मूला लिख लेना, है ना। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं, या विकर्णों की संख्या। छोटी कर लेना आप अपने नोट्स जहाँ पे बना रहे हो, विकर्णों की संख्या, क्योंकि कुछ चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं ऐसी कुछ जो कभी भी पूछी जा सकती है। ये होता है एन इंटू n-3/2। ठीक है। जहां पर n जो है भुजाओं की संख्या होती है। n क्या होती है? भुजाओं की संख्या। ये एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे मत समझना। आया हुआ क्वेश्चन है, सी सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ पे अष्टभुज की बात हो रही, तो 8 भुजाएं हो गई, तो 8 गुणा 8-3/2 लिखना, कितना हो जाएगा? 4 × 5। 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 4 बार। कितना जाएगा? 20। यानी कि जो विकर्ण बनेंगे वो कितने बनेंगे इसमें? 20 बनेंगे। कितने विकर्ण बन जाएंगे? 20 विकर्ण बन जाएंगे इसमें। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? A and B together can do a work in 20 days. B and C together can do it in 15 days, and C and A can do it in 12 days. In how many days A, B and C together can do it? A और B मिलकर 20 दिन में कोई काम कर सकते हैं। B और C मिलकर 15 दिन में ये कार्य कर सकते हैं। C और A 12 दिन में ये कार्य कर सकते हैं। तो अगर A, B, C तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने समय में करेंगे? टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना अपनी। देखो, मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि अगर मैंने दो, एक आप मैंने दिया ए करता है 20 डेज में, एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए, और बी करता है किसी कार्य को 30 दिन में। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में ये कार्य पूरा करेंगे, तो आप बता देते हो ना ऐसे क्वेश्चंस का आंसर? नहीं बता देते तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, ए और बी जो है, ये 20 डेज है, ये 30 डेज है। आपको करना क्या है? पहला काम, एक ऐसी संख्या लो जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, यानी कि 20 और 30 इनका एलसीएम ले लो। तो 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई? 60। ठीक है। अब इस 60 को इस 20 से डिवाइड करना, और इस 60 को इस 30 से डिवाइड करना, तो ये 2 तिया 6, ये 3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, ये 2 आ जाएगा। देखो, ये जो एलसीएम हमने लिया है 60, इस एलसीएम को हम बोलते हैं कुल कार्य। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कुल कार्य। और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपको, है ना। कुल कार्य बोलते हैं, यानी कि टोटल वर्क।
और कुल कार्य को अगर मैं समय से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलती है? एफिशिएंसी। तो ये 3 और 2 जो मुझे मिलती है ये क्या बनती है? इनकी क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी। ठीक है, 3 और 2 क्या है इसकी? एफिशिएंसी। मतलब ये मान लो कि अगर 60 यूनिट का काम है, 60 इकाई का काम है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे ए और बी, तो एक दिन में 3 करता है, बी 2 करता है, तो दोनों मिलकर कितने यूनिट कर लेंगे भाई? 5 यूनिट काम कर लेंगे। करना कितना है? 60 यूनिट। तो 60 को 5 से डिवाइड कर देना बस। कितने दिन आ जाएंगे? 12 दिन। एक छोटी सी बात मैंने समझाने के बतौर आपको समझाई है कि अगर नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि ए कोई कार्य 20 दिन में करता है और बी कोई कार्य 30 दिन में करता है, तो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है। और मुझे उम्मीद है कम से कम 99% बच्चे इसको जानते होंगे निकल। ठीक है, इसलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहा हूँ अपने। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। क्या कह रहा है ये? तो थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम डिस्कस हुए हैं, तो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन भी उठा लिए हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से, मैंने उसी को लेवल को रखते हुए क्वेश्चंस उठा लिए हैं, है ना। तो आज मैथ्स के क्वेश्चन भी थोड़े से ट्राई करेंगे हम लोग। देखो भाई, हमको करना क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। ए और बी दोनों 20 दिन में काम कर लेते हैं। बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में कोई काम पूरा कर लेते हैं। सी और ए अगर मिलकर काम करता है तो कितने दिन में? 12 दिन में। आपको सिंपली क्या करना है? वही काम करना है जो हमने पहले किया था। आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम ले लो। 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना आता है? 60, 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 60/20। इसकी कितनी आ जाएगी? 60/15। और इसकी कितनी आ जाएगी? 60/12। ठीक है, समझ गए सभी लोग? तो इसकी आ जाएगी 20 या 60, इसकी 3 आ जाएगी, 15 चौके 60, इनकी 4 आ जाएगी और 12 पंजे 60, इसकी कितनी आ जाएगी? 5। अब बहुत ध्यान से मेरी बात यहाँ पे समझनी है आप लोगों को, है ना। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ, एफिशिएंसी को जोड़ता हूँ, तो ये कंबाइंड एफिशिएंसी पता है किसकी आएगी? देखो ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। दूना ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का कितना आएगा? यहाँ पे दुगना। बहुत सारे बच्चे यही गलतियां कर जाते हैं, यहाँ पे दुगने को ध्यान में नहीं करते। आपको बस ये देखना है कि आपको तीनों को ऐड करना है। तो तीनों को ऐड करने के बाद कितना मिलेगा? दूना ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ टोटल कितना मिल जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12। दो से कितनी बार कटेगा भाई ये? 6 बार। दो से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। तो ए बी और सी की, ए बी और सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी भाई? 6 यूनिट्स। और टोटल काम कितना है? 60। अब आई कुछ बात समझ में? कुल काम कितना है? 8 यूनिट है टोटल वर्क जो है हमारा, 60 यूनिट। और इसका कितना है एक दिन का काम? इनका 6 यूनिट। तो 60 से 6 को डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा भाई? 10 डेज। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है भाई। अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो समझ लेना बोनस तो है ही, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है पेपर को। समझ में आ रही है बातें? क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 10 डेज। क्लियर है सब लोगों को? उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अभी ये पता है क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू इट। मतलब ए और बी मिलकर कोई काम कर रहे हैं 20 दिन में, बी और सी वही 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए वही 12 दिन में कर रहे हैं। तो सी अकेला कितने में करेगा? उस वाले में हमने क्या देखा था कि ए बी और सी तीनों का कंबाइंड बताया था हमको। यहाँ पे अलग अलग पूछा है, सी का अलग पूछा है। अब तुम अगर सी का निकाल दोगे ना तो तुम ए का भी निकाल सकते हो, बी का भी अलग से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था कि अगर ए और बी मिलके काम करेंगे 20 दिन में करेंगे, बी और सी अगर मिलके काम करेंगे तो 15 दिन में करेंगे, सी और ए मिलके काम करेगा तो 12 दिन में करेगा। एलसीएम 60 आया था, इसकी एफिशिएंसी 3 आई थी, इसकी आई थी 4, इसकी आई थी 5। और फाइनली दूना ए प्लस बी प्लस सी जो मुझे मिला था वो मुझे कितना मिल गया था भाई? 12। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई थी? 6। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो पहले वाला था। अब यहाँ तुम समझ जाओ क्या करना है। बस इतना सा समझना कि अगर ए बी सी की 6 दे रखी है और मुझे सी की निकालनी है एफिशिएंसी, सी की सिर्फ मुझे निकालनी पड़ेगी एफिशिएंसी, ये समझना ध्यान से। तो मैं कैसे करूंगा? देखो मुझे ये पता है कि ए और बी जो है ना, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बी और सी की कंबाइंड कितनी है? 4। सी और ए की कंबाइंड कितनी है?
5। आई बात समझ में? अब तुम पता क्या करोगे, ये ए बी सी है ना कंबाइंड, इनकी कितनी है 6। यहां मैं क्या करूंगा, ए और बी की उठा के रख दूंगा। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ए और बी की जगह क्या लगा दो 3 प्लस सी कितना आ जाएगा 6, तो सी की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ जाएगी भाई 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहां से 3। करना कितना काम है 60 यूनिट, तो 60 डिवाइड बाई 3 कर देना, आंसर कितना आ जाएगा भाई 20 डेज। कितना आंसर आ जाएगा 20 डेज, 20 दिन। अच्छा अब एक बात और समझने वाली है, अब वो बात क्या है ये देखो, मैं एक बात बोलता हूं आपसे कि अगर मैं ए बोल देता, ए कितने दिन में करेगा अकेला, तो पता है कि आप क्या करते, बी और सी को उठा लेते। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी और सी की जगह 4 लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ बी और सी की जगह पे कितना लिख देते 4, तो ए की 2 आ जाती निकल के। बी की पूछता तो सी और ए की 5 निकाल के लगा देते हैं यहाँ से। समझ में आ गई बात है? इस तरीके से हम तीनों की निकाल सकते हैं, अलग अलग सेपरेट निकाल सकते हैं तीनों को। ठीक है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है भाई। 2 years simple interest on a certain sum is 400 rupees and compound interest on the same sum is 440 rupees. Find the principal. अब देखो ये क्या कह रहा है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझना बस ध्यान से। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज किसी राशि पर 2 वर्ष की 400 रुपए और उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वही 2 वर्ष की 440 रुपए, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है ना। अब मैं देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। जो हमारी साधारण ब्याज होती है वो हर साल एक जैसी रहती है। मान लो 100 रुपए पे मुझे ब्याज चाहिए 10%, साधारण ब्याज, तो 100 का 10%, 10%, 10% मिलता जाएगा हर साल मुझे। समझ में आ रही है ना बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होती है वो सेम होती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है वो सेम नहीं होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो सेम सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होती है, लेकिन दूसरे साल से क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी कि अगर मैं एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं आप लोगों से, साधारण ब्याज की बात करूं एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, ठीक है। तो साधारण ब्याज चाहे पहला साल उठा लो चाहे दूसरा साल उठा लो, साधारण ब्याज तो रहेगी सेम। और साधारण ब्याज टोटल कितनी है 400 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज है 440 रुपए, ठीक है। तो अगर 400 को 2 साल में डिवाइड करोगे तो 200 रुपए मिलेंगे, पहली साल 200 और दूसरी साल भी कितने 200 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि साधारण ब्याज तो हर साल एक जैसी रहने वाली है ना, नाम ही साधारण है उसका। तो 200 रुपए पहले मिले, 200 रुपए फिर मिले। अब देखो ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में साधारण ब्याज के बराबर ही होती है 200 रुपए, लेकिन अगले साल ये 200 रुपए नहीं रहेगी, 200 में इसको कितने एक्स्ट्रा मिल गए 40 और मिल जाएंगे। बात समझो थोड़ा ध्यान से भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल एक जैसी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो सेम रही, दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 40 रुपए बढ़ गई। अब ये 40 रुपए कहां से आए, ये 40 रुपए आते हैं पुरानी ब्याज से। 40 रुपए कहां से आते हैं, पुरानी ब्याज से। जैसे कि मैं कहूं कि भाई 100 रुपए थे मेरे पास, उस पर मुझे 10% मिला, आप कहोगे 10 रुपए मिल गए, अब आपके पास हो गए 110 रुपए, तो अगली साल मुझे 110 पे 10% मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो यहाँ पे कितना रुपए मिल जाएंगे 11 रुपए, 10% इसका। तो ये 1 रुपया एक्स्ट्रा कहां से आया, तो देखो मैं दिखाता हूँ 1 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आया। ये 1 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि 100 रुपए तो मेरे पास थे ही, 10 रुपए मुझे मिल गई इंटरेस्ट, तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपया, और 10 का 10% कितना होता है 1 रुपया, यानी कि टोटल कितना मिल जाएगा मुझे 11 रुपए। समझे, ब्याज पर भी ब्याज मिलती है, ब्याज पे भी ब्याज मिलती है। तो 40 रुपए कहाँ पे मिलने 200 पे, तो 40 रुपए मिलते हैं 200 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा चेक करो 20 रुपया। 100 पे कितना मिलेगा 20 रुपया। तो जो 100 पे मिलता है ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है गाइज। 20% क्या बनेगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मुझे अब एक बात बताओ, ये 200 रुपए कहां से मिल रहे थे हमें, किसी प्रिंसिपल से तो आ रहे थे, कोई मूलधन था वहीं से तो ब्याज मिल रही है, कुछ परसेंटेज, तो यहाँ मिल कितनी रही है 20%। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से तो मिल रहे हैं पैसे इनको, भाई ब्याज किस पे मिलती है मूलधन पे मिलती है। तो कोई मूलधन होगा उस पे तो 200 रुपए मिले हैं ना, अगले साल फिर उस पे 200 रुपए मिल गए हमको। तो मूलधन पे मुझे ब्याज कितनी मिलती है 20%। तो मूलधन का अगर 20% 200 रुपए है, अगर 20% 200 रुपए है,
तो 100% कितना होगा भाई? 100% कितना हो जाएगा? 200/20 गुणा 100। अब देखो, जिनको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इन चीजों का, तो उनके लिए तो थोड़ी दिक्कत आएगी, ये मैं समझ सकता हूँ। यानी कि प्रिंसिपल कितना आएगा? 1000 रुपए। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है ना इन चीजों का, तो उनको ये मेथड बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। ठीक है, जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आना चाहिए। ब्याज पर भी ब्याज मिली मुझे, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज मिली। तो ये जो 40 रुपए यहाँ मुझे मिले थे ना, ये पुरानी ब्याज से आए थे एक्स्ट्रा। अब ये चेक करके देख लो, 40 रुपए 200 का कितना परसेंट है? बस 20% है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गई होंगी बातें भाई। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? ये कह रहा है एक सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड, एक सॉलिड क्यूब है 3 सेंटीमीटर साइड का घन, एक ठोस घन है जिसकी भुजा कितने की? 3 सेंटीमीटर की है। इसको रंग दिया जाता है, चारों तरफ से रंग दिया जाता है इसको। ठीक है, इज कट अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। और रंगने के बाद क्या किया जाता है? इसको छोटे छोटे घनों में, 1 सेंटीमीटर साइड के घनों में काट दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि ऐसे एग्जैक्टली कितने घन होंगे जिनका केवल 2 फलक रंगे हुए होंगे? 2 फलक रंगे होंगे, कितने होंगे इतने भाई? देखो ध्यान से, मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाता हूँ। ये देखो, हमने एक घन बना लिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या बना लिया हमने? एक घन बनाया। ठीक, इस तरीके से बनेगा भाई। ठीक है, चाहो तो इस पीछे वाले को तुम हटा भी सकते हो, इस पोर्शन को गायब भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके। हम्म। ठीक है, ये पूरा ही चला जाता है, ऐसे मान लो। ठीक है, इस तरीके से होता है घन। ठीक है, अब एग्जैक्टली दो फेस रंगे होने का क्या मतलब है? समझाता हूँ थोड़ा सा, देखो ध्यान से। अगर ये 3 सेंटीमीटर की भुजा है इसकी, और एक एक में बांटना है, तो एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी भाई, इस तरीके से कुछ। और फिर इसके भी 3 हिस्से हो जाएंगे, एक एक के हिसाब से। ठीक है, समझ गए ना बात को? ऐसे एक एक के हिसाब से। फिर इसके भी 3 हिस्से हो जाएंगे, एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से। ऐसे करके उधर की साइड में कट कट गया होगा। अगर तुम इसको रंग दो पूरे को, मान लो रंग दिया मैंने पूरा, लो मैं रंग देता हूँ, क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। रंग दिया मैंने, चलो सपोज करो ये रंग दिया पूरा। अब बहुत ध्यान से समझते रहना जो समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, है ना। पूरा रंग दिया, क्योंकि जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती ना, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक हमें ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी, तब तक तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने इसको पूरा रंग दिया, मुझसे पूछा है ऐसे कितने गण हैं जो एग्जैक्टली जिनके 2 फेस, 2 फलक रंगे हुए होंगे। अब देखो ध्यान से, सिर्फ कौन से फलक 2 रंगे होने वाले हैं? देखो, एक तो ये होगा, ये इसके होंगे 3, 1 2 3, ये नहीं ले सकते। ये लोगे कि नहीं लोगे? 2 फलक रंग रहे हैं इसके। ठीक है, इसके भी 2 रंगे होंगे उधर की साइड में, और इसके भी 2 रंगे होंगे। तो एक पर मुझे कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 4। कितने मिल रहे हैं यहाँ पे मुझे? 4 मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ चेक करके देखो, ये होगा 2 फलक, 2 फलक ये हो गए, इधर भी हो गया और उधर भी होगा। तो 1 2 3 4 ये हो गए भाई। समझ में आ रही है ना बातें? 4 ये हो गए भाई। और नीचे कितने होंगे? जितने ऊपर थे, 4 नीचे होंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 12 फलक। कितने हो जाएंगे? 12। आई कुछ बात समझ में? जिनके सिर्फ 2 फलक रंगे हुए हैं, सिर्फ 2। तो ऐसे कितने मिलेंगे हमें? 12 क्यूब मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है भाई? पेन छोटा है पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल छोटी है बुक से, और बुक जो बड़ी है कैप से। अब यहां से ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन तुम निकाल सकते हो। तो अगर मैं तुम लोगों से सिंपली एक बात बोलूं, कि अगर मैं बुक की बात करूं, तो जो बुक जो है ना, बहुत ध्यान से समझ लेना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा।
बुक ये बड़ी है पेंसिल से भी, और ये पेंसिल जो है वो ना वो बड़ी है पेन से। अच्छा, बुक कैप से भी बड़ी है। इसका क्या तात्पर्य है कि कैप से बड़ी होना बुक एक अलग चॉइस है, क्योंकि कैप का संबंध ना तो पेन से है ना पेंसिल से है। कैप का संबंध ना तो पेन से है ना पेंसिल से, इसलिए हम कैप को तो अलग रखेंगे। ये जो बुक हमने ली है, ये बुक बड़ी है पेंसिल से और पेंसिल बड़ी है पेन से, यानी कि बुक निश्चित है कि पेन से तो बड़ी है, सबसे बड़ी बुक है, ये समझ लो तुम। अब ऑप्शंस देख लो एक बार, क्या पेन बड़ा है कैप से? इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कैन नॉट से एनीथिंग, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। पेन छोटा है बुक से, तब भी नहीं कुछ कह सकते। पेन छोटा है बुक से, रुक जाओ एक सेकंड, पेन छोटा नहीं है बुक से, बस यही ऑप्शन हो गया सेकंड ऑप्शन। यहाँ कैप आ रहा है वो तो आप ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कैप के बारे में तो आइडिया ही नहीं है आपको। भाई कैप और बुक के बीच में संबंध है सिर्फ, कैप का बाकी ना तो पेन से संबंध है ना पेंसिल से संबंध है, तो कैप वाले पेन और पेंसिल वाले जो आएंगे ना सब गलत हो जाएंगे, इनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आ रही होगी बात समझ में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी है, परीक्षा में उसको पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, ठीक है? अगर वो 30 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? पूर्णांक पूछ रहा है। अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। और पूर्णांक तुम जानते हो 100% होता है टोटल। संपूर्ण अधिकतम अंक कितने होंगे हमारे? 100% होंगे। देखो ऐसी कोशिश करूंगा आपको समझाने की इस क्वेश्चन को कि आप लाइफ टाइम ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना करें, है ना? उम्मीद ये करूंगा मैं। फिर भी आप समझना ध्यान से। देखो मैं एक ग्राफ खींच रहा हूं, ठीक है? यहां मैं पास हो जाता हूं, और पास कितने पे हो रहा हूं भाई? 40% पे। यहां से आगे मैं पास रहूंगा, उत्तीर्ण। भाई 40% से ऊपर आएंगे तो मैं उत्तीर्ण ही रहूंगा ना, फेल थोड़ी होऊंगा। अच्छा, मैं फेल कब होता हूं? जब मेरे पास से पीछे चला जाता हूं मैं, तो यहाँ मैं फेल हो जाता हूं, अनुत्तीर्ण होता हूं यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? इसके पीछे अगर मैं जाता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं? अनुत्तीर्ण हो जाता हूं, ठीक है? अब ये बात किस चीज की कर रहा है? ये बात कर रहा है अनुत्तीर्ण की। ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी 40% नंबर लाता है तो पास होता है, लेकिन वो विद्यार्थी कितने नंबर लेकर आया भाई? 30 नंबर लाया और 30 नंबर से फेल हुआ। इसका मतलब क्या था? ध्यान से समझना। 30 नंबर के अलावा अगर वो 30 नंबर और ले आता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। 30 नंबर तो उसके पास है ही, यानी कि फेल हो गया बेचारा। लेकिन उन्होंने कहा है कि 30 नंबर और ले आता, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, 30 नंबर तो ये और 30 ये, यानी कि 60 नंबर अगर वो लाएगा तो वो कितने के बराबर आते हैं? 40% के बराबर। 40% की वैल्यू कितनी आ जाती? 60। और अधिकतम अंक कितने भाई? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/40 गुणा 100। 20 दूनी 40, और 20 से 3 बार, और 2 से 50 बार, तो 50 दिया 150 अंक। अगर 150 अंक लेकर आओगे तो आप अधिकतम अंक ला रहे हो, यानी कि 100% मार्क्स जो है वो कितने हैं परीक्षा में? 150 अंक। अब तो उम्मीद कर रहा हूं मैं समझ में आ गई होगी बात, क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 19 लोग जो है वो हॉकी खेलने गए। 19 से टोटल ये हॉकी खेलने जा रहे हैं, ठीक है? उनमें से 11 ने हॉकी की शर्ट पहन रखी है और 14 ने पैंट पहन रखी है हॉकी वाली। कोई भी विद्यार्थी बिना पैंट, कोई भी लड़का जो है बिना पैंट शर्ट के नहीं है, तो पूरी यूनिफॉर्म कितने लोगों ने पहनी है? टोटल यूनिफॉर्म कितने लोगों ने पहनी है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान देना बस। 11 को, ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ स्टेप से, 14 को जोड़ दो, कितना आ रहा है? 25। टोटल कितना आ रहा है? 25। और विद्यार्थी कितने हैं टोटल? 19। बस करना क्या है, 25 में से 19 को निकाल दो बस। कितना आ गया? 6। ये 6 लोग जो है ना, ये ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट ड्रेस पहनी है। ये 6 लोग जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट ड्रेस पहनी है, क्योंकि अगर मैं शर्ट और पैंट और कंबाइंड दोनों को रख दूं तो 6 को रखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है? तो देखो, ये शर्ट वाले लिख लो और ये पैंट वाले हैं, ठीक है?
अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, शर्ट कितने लोगों ने पहनी है, 11 लोगों ने, 6 तो यहाँ आ गए, यहाँ कितने बचे, 5, 5 और 6 11 हो गए। पैंट कितने लोगों ने पहनी है, 14 लोगों ने, 6 यहाँ आ गए, यहाँ कितने बचे भाई, 8 लोग बचे। तो 5 और 6 11 और 8 कितने हो गए टोटल, 19 हुए ना टोटल। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने, सीधा आंसर लिख सकते हो, सीधा आंसर मार्क कर सकते हो। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 6। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ गई होगी क्यों आ रहा है ना। इसी तरीके से कॉमन इसी तरीके से निकाला जाता है। पूरी वर्दी का मतलब क्या है कि जिसने शर्ट और पैंट दोनों पहने, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, एक शॉपकीपर है, एक, अच्छा इसका हिंदी, भाई हिंदी वाला नहीं लिखा हुआ है इसका, है ना, तो मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ। अगर 40 रुपए में बिकता है, 40 रुपए पर, मैं बता देता हूँ है ना आपको, 40 रुपए पर क्या है, X% प्रॉफिट होता है, X% लाभ होता है। और जब 20 रुपए पर बेचता है तो X% हानि है, समान हानि है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट पूछिए, यानी कि क्रय मूल्य बताना है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य हमसे पूछा है, वास्तविक मूल्य कितना है, ठीक है। 40 रुपए और 20 रुपए, X% का लाभ होता है 40 रुपए में बेचने पर, 20 रुपए बेचने पर X% की हानि होती है। क्रय मूल्य बताना है हम लोगों को। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, देखते ही आंसर मार्क कर दो, क्योंकि इसके ऑप्शन भी नहीं लिखे मैंने। मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ पर यार, देखो यहाँ पे 30 लिख लो, यहाँ 50 लिख लो, यहाँ 60 लिख लो, यहाँ 80 लिख लो, ठीक है। इतने पर ही बात बन जाएगी। इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, शायद चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, इसको ध्यान में मत देना, ये जो है ना, ये नहीं, ये ध्यान में मत देना, ये ध्यान में मत देना। क्वेश्चन यही है, इंग्लिश वाला जो है, इसको मैंने हिंदी में बता दिया। किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर X% का लाभ होता है और 20 रुपए में बेचने पर X% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों को बताना है। तो देखो ध्यान से समझना बात को, अरे इनके बीच में कहीं होगा, 30 रुपए मान लो एवरेज, और वही क्रय मूल्य यार। क्यों है मैं बताता हूँ। 30 रुपए पे अगर 40 तक पहुंचा मैं, और 30 रुपए से अगर 20 पर पहुंचा मैं, तो यहाँ तो 10 रुपए का लॉस ले रहा हूँ और यहाँ 10 का प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज ही बन सकता है एक बस। तो अगर 10 रुपए का लॉस ले रहा हूं मैं 3 पे, 30 पे, तो ये 1/3 होता है। 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3% का लाभ है। और 10 रुपए का लॉस ले रहा हूँ, 30 पे ही ले रहा हूँ। क्रय मूल्य पे तो सबसे डिस्कस होती है सीपी पे। क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस हम किस पे डिस्कस करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 10 रुपए पे का नुकसान, फिर से यहाँ पे 33 से 1/3% का लॉस हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट था, समझ रहे हो ना। एवरेज लेना है बस। तो 40 और 20 का एवरेज कितना हो गया, 30। तो बस आ गया आंसर हमारा 30 रुपए, ठीक है। ठीक है तो भाई, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, हाँ।